में ईरान की रेगुलर आर्मी आर्टेश में गंभीर संकट मंडरा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जानकारी के मुताबिक आर्टेश को गोला बारूद और खाने पीने की चीजों की अब भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि घायल सैनिकों को अस्पताल पहुंचाने तक से आईआरजीसी ने मना कर दिया है। बताया जा रहा है कि ऐसे हालात में आर्मी और आईआरजीसी के बीच तनातनी और भी ज्यादा बढ़ गई। ये हालात अब ईरानी सेना के सामने खड़े हो गए हैं क्योंकि अमेरिका और इजराइल की तरफ से लगातार बमबारी की जा रही है और खास तौर से इजराइल की तरफ से टारगेटेड अटैक्स किए जा रहे हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर के माध्यम से इजराइल ईरान के उन मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर रहा है जो ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर उनके सैन्य क्षमता भी सबसे ज्यादा मौजूद है। अब ऐसे में ईरान की जो रेगुलर आर्मी है आर्टेश, इसमें गंभीर संकट मंडराने लगा है। जानकारी के मुताबिक आर्टेश को गोला बारूद और खाने पीने की चीजों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ साथ हालात इतने बिगड़ गए कि घायल सैनिकों को अस्पताल पहुंचाने तक से आईआरजीसी ने मना कर दिया। अब बताया जा रहा है कि ऐसे में जो आर्मी और आईआरजीसी के बीच में हालात हैं वो तनातनी और भी ज्यादा बढ़ गई है, हालात खराब हो गए हैं और इजराइल की तरफ से हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन ईरान में अब ये अंदरूनी संकट जो है वो उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किलात पैदा कर सकता है। और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़े हमले का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खार्ग द्वीप को हमने बर्बाद कर दिया और ईरान का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल खार्ग द्वीप उसको हमने तबाह कर दिया। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया। दावा किया गया ट्रंप की तरफ से कि ईरान के सभी बुनियादी ढांचे बर्बाद कर देंगे और ईरान में भारी तबाही मचाएंगे। ट्रंप लगातार इस प्रकार के बयान दे रहे हैं और कुछ वीडियोज भी उनकी तरफ से जारी किए गए। इन वीडियोज में आप देखिए एक फुटेज है और बमबारी का अनक्लासिफाइड वीडियो है। यूएस ने ईरान पर सबसे बड़ा हमला किया, यह दावा किया और साथ ही साथ में खार्ग द्वीप को बर्बाद करने का दावा किया गया। ये जो पूरी लड़ाई है अब तेल पर आ गई है और अब ऐसे में एक दूसरे के एनर्जी सपोर्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने का, बर्बाद करने का, ये चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, इनका प्लान देखा जा रहा है और इसी के तहत ये तमाम तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ईरान का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल खार्ग द्वीप, इसको तबाह करने का, इस पर अटैक करने का दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। ये वीडियो जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ही पोस्ट किया और दावा करते हुए कि हमने खार्ग द्वीप को नष्ट कर दिया। जो लाइफलाइन है, तेल टर्मिनल ईरान का सबसे बड़ा, देखिए ईरान जो है एक मुख्य तेल एक्सपोर्टर है और ऐसे में उसके लिए ये तेल टर्मिनल बेहद जरूरी है ताकि वो निर्यात कर सके तेल का, और इस टर्मिनल को तबाह करने का दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। Iran is going very well. A lot of big hits today, a lot of big wins today, as you probably have heard militarily. And I think it's going very well and very good control. We'll see what's happening with the Straits. They continue to try and sabotage their own country in the Middle East, but it's been very, very strong militarily. तो देखिए खार्ग को ईरान की लाइफलाइन के तौर पर जाना जाता है क्योंकि तेल और गैस जैसी कमोडिटीज पर ये डिपेंड रहने वाले ईरान का सबसे बड़ा हब है। ये हम क्यों कह रहे हैं आप चलिए इसको भी समझिए। फारस की खाड़ी में मौजूद ये अहम आइलैंड है खार्ग आइलैंड, खार्ग द्वीप। ये ईरान की लाइफलाइन कहा जाता है और वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे पोर्ट है, एयरपोर्ट है, ऑयल टर्मिनल है और टीजेटी है। अब इसको हम ऐसे समझाते हैं, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
वो रास्ता यूज किया जाता है ताकि तेल को दूसरे देशों तक पहुंचाया जाए, लेकिन वहां तक फारस की खाड़ी तक पहुंचाने के लिए इसी मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। समुद्री तट से करीब 20 किलोमीटर की ये दूरी पे है और करीब 8 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा द्वीप है खार्ग द्वीप। अब ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये ईरान के समुद्री तट से 20 किलोमीटर दूरी पर है और ईरान के लिए आर्थिक रूप से सबसे ताकतवर इस आइलैंड की लंबाई करीब 8 किलोमीटर, चौड़ाई 4 किलोमीटर की है। अब बीच समंदर में मौजूद ये आइलैंड प्रशासनिक तौर पर ईरान के बुशेहर प्रांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पाइपलाइन से ईरान का कच्चा तेल पहुंचता है और ग्लोबल पोजीशनिंग के हिसाब से ये आपने देखी कि खार्ग कहां पर मौजूद है, लेकिन अब ये समझिए कि ईरान के लिए ये क्यों अहम है। ईरान के अलग अलग तेल क्षेत्रों से पाइपलाइन के जरिए ईरान का कच्चा तेल यहीं पर पहुंचता है। रोजाना 70 बैरल लीटर यहां पे कच्चा तेल स्टोर करने की क्षमता है। 70 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट के लिए यहां से लोड किया जा सकता है। अब इसी पोर्ट से बड़े बड़े टैंकर्स के जरिए दुनिया भर में तेल की सप्लाई भी होती है और ईरान का करीब 90% ऑयल एक्सपोर्ट भी यहीं से होता है और इसी छोटे से मगर बेहद ताकतवर आइलैंड से ही होता है। अब ऐसे में सीधे सीधे ईरान की अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी है। ये जो पूरा पोर्ट आप देख रहे हैं, ये फारस की खाड़ी से पहले का ये पोर्ट है। अब ऐसे में तस्वीर के जरिए चलिए समझते हैं कि खार्ग आइलैंड कैसा दिखता है और यहाँ पर क्या क्या मौजूद है। बड़े बड़े जहाजों के लिए यहाँ पे पोर्ट्स है। ये जो आपको हम पूरा इलाका बता रहे हैं, सबसे पहले समझिए यहाँ पर ये पोर्ट मौजूद है। ये है बड़े बड़े जहाजों के लिए पोर्ट्स। यहाँ पे बड़े बड़े ऑयल टर्मिनल साफ नजर आते हैं और इस पोर्ट पर एक एयरपोर्ट भी मौजूद है, वो यहाँ पर है। और ये एयरपोर्ट उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि और इस तरह की जो टीजेटी आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये है टीजेटी। ये टीजेटी जो है ये उतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से एक्सपोर्ट का काम किया जाता है। यानी कि ऑयल टर्मिनल यहाँ पर है और यहाँ से स्टोरेज और फिर एक्सपोर्ट का काम किया जाता है। इसके बाद जहां पे ये एयरपोर्ट, पोर्ट और टीजेटी मौजूद है, यहां से आगे की तरफ फारस की खाड़ी से फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फिर ओमान की खाड़ी और फिर पश्चिम एशियाई देशों को कच्चा तेल ईरान का एक्सपोर्ट होता है। कुल मिला के ये आपने देखा खार्ग पोर्ट, खार्ग आइलैंड। अमेरिका का दावा है, अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि इसी खार्ग द्वीप को उन्होंने नष्ट कर दिया, टर्मिनल को नष्ट कर दिया, इस पर बमबारी की है और भारी नुकसान ईरान को पहुंचाया है। ये पूरा है खार्ग आइलैंड। यहाँ पे ऑयल टर्मिनल, एयरपोर्ट, पोर्ट, टीजेटी, यानी कि रीढ़ की हड्डी, ये ईरान की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां से ही पूरा कारोबार ईरान का चलता है। ईरान की निर्भरता सबसे ज्यादा उसका तेल ही है और तेल को ही एक्सपोर्ट करके ईरान सबसे ज्यादा फाइनेंशियली डिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग बना रहता है और इसीलिए ये इलाका उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। अब ऐसे में समझिए, मिडल ईस्ट में जंग के बीच में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी लड़ाई और ज्यादा तेज हो गई है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इजराइल में कई रॉकेट से हमला बोला। इजराइल में सैनिकों पर दागे गए रॉकेट हमले में करीब 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं और इनमें ज्यादातर लोग मामूली रूप से घायल हुए। और उधर लेबनान में भी हालात बिगड़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी बेरूत में इजराइल के एक हमले में एक शख्स की मौत हो गई और एक अपार्टमेंट में आग लग गई। दावा किया जा रहा है कि जंग शुरू होने के बाद से लेबनान में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और न्यूज 18 इंडिया की टीम इस वक्त इजराइल के वॉर जोन में उस जगह पर मौजूद है जहां पर बमों की बरसात ईरान की तरफ से की गई। न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर आप तक निडरता के साथ में पल पल की खबर और तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आप रिफत अब्दुल्ला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए इजराइल के वॉर जोन से। इस घर के इर्द गिर्द भी जो घर हैं वहां पे भी बहुत तबाही मची है। ये आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है इन घरों का। लेकिन यहाँ पे जानी नुकसान इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये फौरन यहाँ पे बंकर्स में जाते हैं। तो ये हाल देख सकते हैं आप इर्द गिर्द क्या है इस पूरे इलाके का। यहाँ पे काफ़ी सारे घर जो हैं वो तबाह हो चुके हैं और इस घर में एक महिला थी जिसकी जान इसलिए बची क्योंकि वो शेल्टर में थी, यानी बॉम्ब शेल्टर जो है उसकी वजह से उसकी जान बच गई। नहीं तो इस घर का हर तरफ से बुरा हाल हुआ है, हर तरफ से सब कुछ चकनाचूर हुआ है, फर्नीचर तक तबाह हो चुका है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धमाके की शिद्दत कितनी रही होगी। धमाके की शिद्दत से भी इंसान मर सकता है अगर उसे डायरेक्टली कोई चोट ना भी आए। लेकिन जो अंडरग्राउंड बंकर यहाँ पे बनते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं और उससे काफ़ी नुकसान
इर्द गिर्द होता ज़रूर है, लेकिन बॉम्ब शेल्टर के अंदर जान बचने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिस इलाके में मैं हूँ यहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ से एक रॉकेट दागा गया और इन घरों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। यहाँ के एक शख्स मेरे साथ हैं। Your name? Morning. Okay, give us some information about this attack. What kind of attack it was, and it's believed that Hezbollah had fired missile or rocket. We had very short notice. Okay. We had to be in the home shelter in a few seconds, and while entering, we heard the booming, and 10 seconds later, there was a large one. और इजराइल पर ईरान का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक देखा गया, जहां अमेरिका के ठिकानों पर भी ड्रोन अटैक्स किए गए। ईरान के ड्रोन अटैक में तेल अवीव में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल पर लगातार ईरान हमले कर रहा है और ईरान के जो घातक ड्रोन्स हैं वो इजराइल के आयरन डोम को चकमा देते हुए इस वक्त भारी तबाही मचा रहे हैं। इस दौरान इजराइल में भारी तबाही देखी गई है। तेल अवीव की भी तस्वीरें आपके सामने। देखा गया, अमेरिका के ठिकानों पर भी ड्रोन अटैक्स किए गए। ईरान के ड्रोन अटैक में तेल अवीव में भारी तबाही देखी गई। और अब बात करेंगे दुबई की। दुबई दुनिया का वो शहर जिसकी पहचान रफ्तार और रोशनी है, लेकिन मिसाइल्स और ड्रोन हमलों के बीच में इस चमकते शहर में भी दहशत का साया दिखाई दे रहा है। एयर स्पेस बंद हुआ, फ्लाइट्स रुकी और कई लोग घायल हुए। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुबई रुक जाएगा या फिर हर बार की तरह यह शहर एक बार फिर से खड़ा होकर दुनिया को चौंकाएगा। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं आसमानी अटैक और दुनिया के बीच में दुबई कैसे करेगा कमबैक। ईरान के हमले, दुबई की वॉर शील्ड। मिसाइल अटैक के बाद दुबई का कमबैक। क्या है दुबई के रक्षा कवच का राज? सुपरसोनिक मिसाइलों के हमले किसी भी शहर की सूरत पल भर में बिगाड़ सकते हैं। कामिकाजे जैसे घातक ड्रोन किसी भी लक्ष्य को तबाह कर सकते हैं। लेकिन ईरान वॉर की इन डराने वाली कहानियों के बीच दुबई की रफ्तार पर कोई ब्रेक नहीं लगी। आसमानी हमले के दौरान यूएई की सबसे बड़ी ताकत उसका एयर डिफेंस नेटवर्क साबित हुआ। हमलों के दौरान ईरान की ओर से कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे गए, लेकिन यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ी संख्या में खतरों को हवा में ही रोक लिया। इस नेटवर्क में अमेरिका का थाट शामिल है, जो हाई एल्टीट्यूड बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा साउथ कोरिया का चियांगुंग 2 भी तैनात है, जो मिड रेंज खतरों को रोकने की काबिलियत रखता है। माना जा रहा है कि इस मल्टी लेयर सिस्टम ने दुबई को बड़े नुकसान से बचाया और शहर की पहली सुरक्षा दीवार बन गया। हमलों के तुरंत बाद दुबई के एयर ट्रैफिक पर सबसे बड़ा असर पड़ा। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में गिने जाने वाले दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी। लेकिन कुछ ही दिनों में हालात सामान्य होने लगे। दुबई की प्रमुख एयरलाइंस एमिरेट्स और फ्लाई दुबई ने पहले रेस्क्यू और रिपैट्रिएशन फ्लाइट शुरू की, ताकि फंसे यात्रियों को सुरक्षित उनके देशों तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद धीरे धीरे कमर्शियल फ्लाइट भी दोबारा शुरू की गई। एयर स्पेस पर लगी कई पाबंदियां हटाई जा रही हैं, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि दुबई का एविएशन सेक्टर फिर से पटरी पर लौटने लगा है। दुबई की ताकत सिर्फ उसकी इमारतें नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक मजबूती भी है। हमलों के बाद यूएई सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस सेक्टर को संभालने के लिए बड़ा आर्थिक पैकेज तैयार किया है। दुबई की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से टूरिज्म, फाइनेंस और रियल एस्टेट पर आधारित है। यही वजह है कि संकट के बावजूद शहर तेजी से रिकवरी की कोशिश कर रहा है। इतिहास भी यही बताता है कि कोविड महामारी के दौरान भी दुबई ने कुछ ही महीनों में
अपने टूरिज्म और बिजनेस सेक्टर को दोबारा खड़ा कर लिया था। यानी आसमानी हमले ने झटका जरूर दिया है, लेकिन दुबई की रफ्तार और उसकी ग्लोबल इकोनॉमी उसे जल्दी ही फिर से मजबूती के साथ खड़ा कर रही है। तो देखिए, ईरान के हमलों से दुबई में लोग परेशान हैं, क्योंकि ईरान यूएई के ऐसे शहर को निशाना बना रहा है जो हर मायने में खास है। अब चलिए आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि दुबई क्यों खास है। दुबई के उत्तर पूर्व में शारजा है और अबू धाबी है। अब ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शारजा और दक्षिण पश्चिम में अबू धाबी है, पूर्व में ओमान और दक्षिण में सऊदी अरब से दुबई की सीमा लग जाती है और इसीलिए यह बेहद महत्वपूर्ण स्थान पे दुबई मौजूद है। 300 किलोमीटर से अधिक की इसकी कृत्रिम तटरेखा है और ये महत्वपूर्ण है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। साथ ही साथ में जुमेरात जैसे मानव निर्मित द्वीप भी दुबई के ही पास है और शेख जायद रोड दुबई की लाइफलाइन कही जाती है। ये शेख जायद रोड जो है वो अबू धाबी और शारजा दोनों को जोड़ती है दुबई से। साथ ही साथ में शेख जायद रोड पर बुर्ज खलीफा और म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जैसे लैंडमार्क्स भी हैं जो कि दुनिया में अपना परचम लहरा चुके हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद रोड भी दुबई की एक खास रोड है और दुबई को अबू धाबी और शारजा से जोड़ती है शेख मोहम्मद बिन जायद रोड और इसीलिए ये दुबई की पोजीशनिंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है।